morning everybody and welcome back to my channel AKMS class. So how are you all? I hope you all are keeping well. So today is our fourth session and in that we are going to deal about the topic that is acute respiratory distress syndrome. So today class topics is acute respiratory distress syndrome, which is also known as acute lung injury. Okay. So other name of acute respiratory distress syndrome is acute lung or acute respiratory injury. Or you can say the other name of or acute respiratory distress syndrome is also called as acute lung injury. Okay, in question paper they can also ask that is what is the acute lung injury or what is the acute respiratory distress syndrome, or which is also known as ARDS, which full form is acute respiratory distress syndrome or ARDS or acute lung injury. So in that we are going to study about definition, pathophysiology and etiological factor, clinical manifestation, diagnostic evaluation, complication, management and about health education. So first we will start with definition. So what is the definition of ARDS or acute respiratory distress syndrome? So ARDS is a condition in which the lungs get injured and result in severe hypoxemia, which leads to severe oxygenation failure or ventilator failure. Okay, so ARDS और acute respiratory distress syndrome और acute lung injury एक ऐसा condition है, ये term से आप लोग को समझ में आ रहा होगा. acute lung injury means लंग्स वहां इंजर्ड हो रहा है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इटियोलॉजिकल फैक्टर में, जो हमारी एनुलर कैपिलरीज होती है वहां से फ्लूइड लीक होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स की मेम्ब्रेन होती है, जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, परमिबिलिटी की जो क्षमता होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स सिकुड़ने लगता है और उसके बदले में क्या होता है, लंग्स हमारा कोलैप्स हो जाता है. जब कोलैप्स हो जाएगा लंग्स तो हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस है ऑक्सीजनेशन या गैस एक्सचेंज का जो प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन थ्रेटेंड हो जाती है. और ये सारी चीज इसमें है. तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स की जो एल्वेलर मेम्ब्रेन होती है, लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, परमिबिलिटी मीन्स इसमें फ्लूइड और गैस का जो फ्लो होता है, तो उसे हम लोग परमिबिलिटी कहते हैं. ओके, राइट. सो नेक्स्ट वी विल सी पैथोफिजियोलॉजी एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर. तो इसकी जेनेसिस कैसे होती है, इसकी बिगिनिंग कैसे होती है. तो दिस प्रोसेस इज सेम एज बिफोर वी स्टडीड इन रेस्पिरेटरी फेलियर. ओके, सो फिर भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसका जो पैथोफिजियोलॉजी और इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेस्पिरेटरी फेलियर में पढ़ा था. ओके, तो इन शॉर्ट आई विल टीच यू पैथोफिजियोलॉजी और इटियोलॉजिकल फैक्टर. ओके, इन दैट व्हाट हैपेंस. तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो एल्वेलर कैपिलरीज मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो रप्चर हो जाती है नहीं या फिर इंजर्ड हो जाती है. सपोज ये एल्वेलर है, वो इंजरी हो गई, तो इंजरी होने से जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है लंग्स की, उसमें फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है. तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो वीक हो जाती है. मेम्ब्रेन की जो काम करने की जो क्षमता होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, बिल्कुल सब डिस्टर्ब हो जाता है. उस वजह से क्या होता है, जो हमारी लंग्स होती है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है, मान लो ये नॉर्मल कैपेसिटी है उसकी काम करने की लंग्स की, लेकिन अगर इधर से जो फ्लूइड लीक होकर सुपरस्टिशियल इंटरस्टिशियल स्पेस में कलेक्ट हो जा रहा है, तो ये क्या होता है, ये यहाँ जाके सिकुड़ने लगती है. तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये लंग्स हमारे सिकुड़ने लगेगा तो जो हमारा प्रॉपर फंक्शन है ब्रीदिंग का वो भी ऑल्टर होगा. हम बहुत मतलब फास्ट नीड होगी ऑक्सीजनेशन की. तो इस कंडीशन में जब लंग्स कोलैप्स हो जाता है तो ऑक्सीजन भी हमारे लंग्स को नहीं मिल पाता, लंग्स
मेन गैस एक्सचेंज का प्रोसेस यही हमारे लंग्स में होता है। अगर यही गड़बड़ाएगा तो इसके थ्रू हमारे बॉडी और प्रॉपर हमारे जो अदर ऑर्गन है हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जब ये लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एटिलेक्टेसिस हो जाता है और डिक्रीज फंक्शन ऑफ लंग्स और कंस्ट्रिक्टेड लंग्स लीड्स टू एटिलेक्टेसिस। एटिलेक्टेसिस मीन्स कोलैप्स ऑफ लंग्स, और कोलैप्स ऑफ लंग्स इज ऑल्सो नोन एज एटिलेक्टेसिस। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। देन we'll see next is clinical manifestation और signs और symptoms। तो ये जो ARDS होता है उसके मेन साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? इट इज सिमिलर टू रेस्पिरेटरी फेलियर में जो हम लोगों ने साइन सिम्टम्स पढ़ा था उसी से ये सिमिलर होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट सिम्टम इज हाइपोक्सेमिया। Hypoxemia means lack of oxygen in our blood, known as hypoxemia. Then second one is hypercapnia. Hypercapnia means in last class I have already told you when the carbon dioxide level is high in blood stream, known as hypercapnia. Then third one is dyspnea. Okay. Dyspnea means breathing difficulty. When a person is having breathing problem, for that we are using that term known as dyspnea. Then next ones may be tachypnea. Tachypnea means increased respiration rate. Then next symptoms may be tachycardia. Tachycardia means increased pulse rate or heart. Clear? तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसके, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS और एक्यूट लंग डिसीज, राइट। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीन्स इसमें हम लोग क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं जिससे हम लोगों को पता चल सकता है कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन को ये प्रॉब्लम है। सो we'll see about diagnostic evaluation। मैंने लास्ट क्लास में बताया था डायग्नोस्टिक कोई भी डिसीज कंडीशन हो सबसे पहला डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। इट इंक्लूड्स जनरल कंडीशन, लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा। ओके, देन सेकेंड वन इज चेस्ट एक्सरे। वी कैन परफॉर्म चेस्ट एक्सरे टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ द लंग्स। ओके, then next is pulmonary artery catheterization। So pulmonary artery catheterization में what we do is given like stent or one catheter is placed into the lungs to see the width of the lungs। ठीक है, तो इसमें लंग्स का जो प्रेशर है, जो कैपेसिटी है वो मेजर करते हैं। अगर वो लेस देन 19 है सो इट शोज कि अ पर्सन मे हैव दिस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये सारी टेस्ट है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को ये प्रॉब्लम है, राइट। देन next we will see the complication of ARDS। So what all complications are there? So first is in last class already we have studied that Barrow complication is, last class already we have studied one most important complication is barotrauma। Already our lungs are getting injured, so ऑब्वियस सी बात है कि ये बैरोट्रोमा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बैरोट्रोमा में मैकेनिकल इंजरी और वेंटिलेटरी इंजरी भी हो रहा है, तो इसलिए उस चीज के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं बैरोट्रोमा ऑफ द लंग्स। ओके, देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर।
मल्टी ऑर्गन फेलियर मीन्स आप लोगों ने पढ़े होगा कि अगर हमारे बॉडी सिस्टम में कोई एक ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है तो वो आगे धीरे धीरे जाके हमारे आसपास के सारे ऑर्गन को इफेक्ट करता है, ठीक है। हार्ट है, लिवर है, किडनी है, ये सारे ऑर्गन इसके आसपास ही रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा बॉडी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, इंजर्ड हो रहा है, तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो धीरे धीरे अदर ऑर्गन भी आसपास के अफेक्टेड होने लगते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इसका कॉम्प्लिकेशन मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। सो दिस वाज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ARDS। नेक्स्ट वी विल सी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सेम वही होगा जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सबसे पहले अगर हमारे पास पर्सन आता है विद दिस कंप्लेन ARDS, तो उस समय हम लोगों को डायग्नोस करना मुश्किल होता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। COPD हो सकता है पेशेंट को, और हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर में भी सडनली चेस्ट पेन होता है, तो उस टाइम में हम लोगों को कुछ कहना मुश्किल होता है। तो जब एट अ टाइम पे पर्सन हमारे पास आता है तो हमारा सबसे पहला काम है उस पर्सन को रिसीव करना, उस पेशेंट को रिसीव करना, उसका जनरल कंडीशन असेस करना है हम लोगों को, कैसा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, सबसे पहले हम लोगों को यही देखना है। वो सब असेस करने के बाद हम लोगों को इमीडिएटली उनको रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद जो भी फर्दर ट्रीटमेंट्स है वो सब हमें उसमें देना है। ओके, और इसमें मेन मेडिकेशन आप इसमें आइनोटॉप्स दे सकते हैं। आइनोटॉप्स एजेंट्स में जो हमारे कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करने में जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने जैसे यहाँ पे बताया मल्टी ऑर्गन फेलियर, अगर लंग्स हमारा कोलैप्स है तो ये अफेक्ट करेगा सीधे हार्ट को। तो जब हमारा हार्ट ही काम करना बंद हो जाएगा, सो लाइफ इज in threatened condition. So in that condition we can provide inotops agents. For examples, we can administer adrenaline or adrenaline according to patient situation, okay, as per doctor's order. Then we can provide bronchodilators. ठीक है, bronchodilators क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ऑस्कल्टेशन करते हैं पेशेंट का, तो रेस्पिरेशन चेक करते हैं थ्रू स्ट्रेथ, तो एक क्रैकल साउंड उसमें आता है, तो ये एक मेन साइन एंड सिम्टम्स है, ठीक है। तो एक क्रैकल साउंड सुनाई देगा, तो उस कंडीशन में ब्रोंकोडाइलेटर्स वी कैन प्रोवाइड। ओके, ब्रोंकोडाइलेटर्स, आइनोटॉपिक एजेंट्स, ओके, देन इमीडिएट O2 एडमिनिस्ट्रेट है, ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी लंग्स इसमें कोलैप्स हो चुका है, तो लंग्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद से फंक्शन करे, तो हमें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देना पड़ता है हमारी बॉडी को, ताकि हार्ट को ज्यादा, हमारे लंग्स को ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट ना देना पड़े। ओके, एंड और क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट में, हम लोगों को इमीडिएटली IV फ्लूइड्स स्टार्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन और टू ट्रीट द हाइपोवोलेमिक शॉक। क्यों हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है? क्योंकि मैंने बताया था ना कि फ्लूइड लीक हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में कलेक्ट हो रहा है, फ्लूइड लीकिंग हो रहा है, तो वहां पे फ्लूइड सीवियर अमाउंट में लॉस हो रहा है, तो उससे क्या होता है, तो पेशेंट कैन गो इन शॉक। सो फॉर दैट वी हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट IV फ्लूइड्स फॉर न्यूट्रिशन और टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, राइट। और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं इस लास्ट क्लास में जैसे पढ़ा था, ये जो अल्कोहल कंजप्शंस होते हैं, स्मोकिंग्स होते हैं, ये सबको अवॉइड कराना है। ओके, तो ये सब में हम लोगों का जो हेल्थ हिस्ट्री होता है, जिसमें हम लोग हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो अगर उसमें ऐसा कुछ पता चलता है तो उनको, हम लोगों को जो कंजप्शन है उसको स्टॉप कराना है। तो ये सारी चीजें हैं नर्सिंग मैनेजमेंट्स में। ओके, द नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट एंड लास्ट हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में मेनली वही चीज है जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पेशेंट का हम लोगों को हिस्ट्री लेना है कि कोई ड्रग्स तो वो लंबे टाइम से नहीं यूज कर रहा है, और अगर कोई अल्कोहल वगैरह ले रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोगों को एडवाइस करना है। स्मोकिंग कर रहा है तो उसको भी हम लोगों को स्टॉप कराना है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों के लंग्स की कैपेसिटी को कम करने में मेन रोल देता है। तो उन लोगों को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि अगर आप ये पर्टिकुलर चीज लोगे तो आपके लंग्स के साथ
क्या होगा, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी में उन लोगों को हेल्थ एजुकेशन कराना है एज अ सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उनको आता है अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, ताकि वो उसकी सिवियरिटी को समझे और उससे बचने के जितने भी तरीके हैं दे कैन अप्लाई इन देयर लाइफ। ओके, और क्या कर सकते हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बता सकते हैं, और आजकल बहुत सारे योगा टिप्स होते हैं तो योगा के बारे में उनको बता सकते हैं जो हमारे लंग्स एक्सरसाइज के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पेशेंट और रिलेटिव्स सबको एक्सप्लेन करना है ताकि वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सके। So this was about today's class and I hope you all are understanding well and this class was informative for you all. अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेशन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ओके, सो before ending this class once again I am going to conclude the topic. Okay, so first we have studied about definition. What is the definition? It is the traumatic condition or it is the condition in which the lungs get injured and which results in hypoxemia occurs and which leads to severe oxygenation failure or ventilation failure. Then second, pathophysiology or etiological factor. In that when our alveolar capillary membranes get injured, so from there fluid will leak and which results in atelectasis and which leads to severe hypoxemia. Then next one is clinical manifestation which includes hypercapnia, hypoxemia, okay, tachycardia, tachypnea, etc. Tachypnea, etc. Then next was diagnostic evaluation. In that chest X-ray was there, then pulmonary artery catheter, then physical examination, history taking, etc. Okay, then complication. In that complication includes barotrauma, multiple organ failure, etc. Next one is management. In that hypovolemic shock होता है तो उसमें हम लोग immediately start oxygen support, immediately start IV fluids for nutrition purpose, medication like inotropes, bronchodilators, etc. Okay, then last one is health education regarding the respiratory disease or its origins and about the precaution or regarding breathing exercise and all. Okay, right, understood? Today's class will stop here only and we'll meet in next class with another new topic. Till then, you take care of yourself, and once again I am repeating, if you have any doubts, any clarification if you want, or any queries, just leave the questions in comment section and I will try to solve it. So thank you class for hearing me and we will meet in next class very soon. Till then, all of you take care of yourself. Thank you.